Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Sakshi. Good evening, Anjali. Good evening, Tanu. Good evening, Reshma. Good evening, Sana. Good evening, Sanjana. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Shivani. Good evening, Tanu. Good evening, Ajay. Good evening, Sneha. Good evening, Akhila. क्वेश्चंस हो गए सभी के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो। तो इसमें एक टॉपिक रह गया था, उसको देख लेते हैं जरा 5 मिनट, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया था, ये मैंने आपको बता दिया था, कर लेना। आपने कर लिया होगा, मुझे पता नहीं करा होगा किसी ने। ठीक है, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो भी बहुत अच्छी बात है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिकली मतलब होता है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड बनना। ठीक है, और हाइड्रोजन का बॉन्ड किस किस के साथ बनना ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि ये वाला जो ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं वो नाइट्रोजन से कम आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जब जब भी हाइड्रोजन इनके साथ अटैच होगा कहीं पर, तो वहां पर जो बॉन्डिंग कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये तीनों एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो करते क्या है कि हाइड्रोजन में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज जैसा क्रिएट हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो nitrogen, oxygen and fluorine are the highly electronegative element. When they are attached to a hydrogen atom to form covalent bond, the electrons of the covalent bond are shifted towards the more electronegative atom. ठीक है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ आके शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस partially positively charged hydrogen atom forms a bond with the other more electronegative atom. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका पार्शियली पॉजिटिवली आपका जो हाइड्रोजन एटम हो जाता है, ये आपका बॉन्ड बना लेता है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, तो दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एंड इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है आपका कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल इन HF मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे मान लो आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर मान लो एक आपके पास कंटेनर में है, आपके पास कुछ क्वांटिटी है, तो वहां पे बहुत सारे आपके HF के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर एक जो आपका HF का मॉलिक्यूल है,
तो फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। तो हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ, जिस वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब क्या होगा कि इनके आसपास और भी एचएफ के मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि मैंने बोला कि भाई कंटेनर में मान लो हमारे पास क्या है, एचएफ के काफी सारा मतलब क्वांटिटी है हमारे पास, तो एचएफ के काफी सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब इसके बगल में यहाँ पर मान लो कोई और एक एचएफ है, ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड हमने एचएफ मॉलिक्यूल लिया है, इसमें भी सेम चीज देखने को मिलेगी कि फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए होंगे, जिस वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या आ गया होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या है, अगर हम ये फर्स्ट वाला एचएफ और ये सेकंड वाला एचएफ देखते हैं, तो पहले वाले का जो फ्लोरीन है और जो सेकंड वाले का हाइड्रोजन है, इन दोनों के ऊपर कैसे चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये वाले फ्लोरीन के ऊपर आप देख रहे हो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, एंड इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, एच बॉन्डिंग बोलते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका अट्रैक्शन डेवलप हो गया है, क्यों हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो एक का जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या एक का वो वाला एटम जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, वो दूसरे वाले के उस एटम को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जो कि वीक बॉन्ड होगा, एंड इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज आपको और कहां पर दिख सकती है, जैसे वाटर के केस में। ठीक है, तो वाटर जो होता है, वाटर को आपको पता है कैसे बनता है, मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है। अब वाटर का एक मॉलिक्यूल मान लो इस तरीके से है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल मान लो इस तरीके से वाटर का, और इधर हमने ले लिया मान लो एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर हमारे पास एक क्वांटिटी है वाटर की, एंड उसमें काफी सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो होगा क्या, अब ये जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये वाले इन हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी तरीके से ये वाला जो है ऑक्सीजन, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, और इस वाले हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से इधर भी पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव हाइड्रोजन दिख रहा है, ये आपके एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पर डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हुए। उसी तरीके से ये आपको नेगेटिव एटम दिख रहा है, ये आपको एक पॉजिटिव दिख रहा है, इनके बीच में क्या होंगे, अट्रैक्शन डेवलप होगा। ठीक है, तो यही जो है आपका ये वाला और ये वाला जो यहाँ पर बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके लाइक जो बॉन्ड्स बन जाते हैं, जो कि वीक बॉन्ड्स होते हैं, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, जो कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के होंगे। तो इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, और अभी जब आगे आप जाओगे तो काफी जगह पर आप इसका रोल देखते हो, जैसे कि ये क्या करता है, जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, मतलब वहां पर क्या है कि इन मतलब कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, तो उस वजह से अगर आपने मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना है, तो आपको क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर भी जिस भी केमिकल में प्रेजेंट होती है, जिस भी आपके कंपाउंड में प्रेजेंट होती है, तो वहां पे क्या होता है, ये कई बार आपके बॉइलिंग पॉइंट वगैरह इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वगैरह इसकी वजह से कई बार इंक्रीज होने को हमको दिखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब वो वाले एग्जांपल आएंगे, जैसे फिनॉल वगैरह में होता है, ठीक है, या अल्कोहल्स में होता है, तो वहां पर भी हमको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती है, या फिर प्लस आई इफेक्ट प्लस माइनस आई इफेक्ट, ये सारी चीजें दिखती हैं। तो ये इसके जो है एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन एचएफ मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दी, ये आप देख सकते हो। और आपने ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे, तो वो आपने डॉटेड लाइन से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसके बीच में और इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने यहाँ पर शो करा है, वो डॉटेड लाइन से करा है, तो डॉटेड लाइन से ही आपने रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है,
तो here hydrogen bond act as a bridge between the two atom which holds one atom by covalent bond and the other by hydrogen bond. तो hydrogen bond is represented by a dotted line. तो देखो यहाँ पर लिखा भी है dotted line से represent किया जाता है, while a solid line represent the covalent bond. तो solid line अगर किसी के बीच में होगी तो वो covalent bond होगा. Thus hydrogen bond can be defined as the attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom that is fluorine, oxygen, nitrogen of another molecule. ठीक है, तो अब cause क्या है इसके? तो व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो ये वही सब चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चीजें वो चार्ज डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से ये होता है। अब टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड्स यहाँ पर देख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड आपके दो टाइप के हो सकते हैं एक आपका होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है आपका इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर और इंट्रा, इसको ध्यान से समझना ठीक है। इंटर का मतलब क्या होता है? देखो दो हमारे पास टर्म्स होते हैं, ये इंग्लिश में भी आपके काम आ सकता है, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, ठीक है। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन इटसेल्फ, ठीक है, विद इन इटसेल्फ, यानी कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसके खुद के अंदर वो चीज होना, तो उसके लिए हम इंट्रा टर्म यूज करते हैं। और इंटर का मतलब ये होता है कि विद अदर्स, ठीक है। जैसे आपने जो है कई बार एक ये टर्म सुना होगा ISBT, ठीक है। जैसे देहरादून में अगर कोई रहता है तो उसे पता होगा ISBT है देहरादून में, या दिल्ली में अगर कोई रहता है या ISBT आनंद विहार दिल्ली, ये सब जो भी है, तो ISBT का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटर स्टेट बस टर्मिनस, या टर्मिनल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ISBT अगर कहीं पर बस अड्डा है या ये वाला आपका बस स्टैंड है कहीं पे जो कि ISBT बना है, तो इसमें ये जो इंटर स्टेट, ये जो टर्म यूज हुआ है इंटर स्टेट का मतलब कि अगर आप ISBT पे जाओगे तो आपको दूसरी स्टेट की बसें मिल जाएंगी। यानी कि अगर आप ISBT देहरादून पे जा रहे हो तो आपको वहां पर जो है हिमाचल की भी बस मिलेगी, आपको यूपी की भी बस मिल जाएगी, आपको हरियाणा की भी मिल जाएगी, दिल्ली की भी मिल जाएगी, आपको पंजाब की भी मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी और भी स्टेट हो सकती हैं जो पास वाली हैं। तो ये होता है इंटर का मतलब। इंटर का मतलब कि दूसरों के साथ जो रिलेशन है, और इंटर का मतलब होता है खुद के साथ, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पहला वाला इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर मतलब दूसरे जो साथ वाले उसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ। तो इट इज फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। तो ये वाला जो बॉन्ड आपका बनता है ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, जो कि सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि खुद के भी हो सकते हैं, जैसे अगर वाटर है तो वाटर और वाटर के बीच में भी बन गया, तो वो आपका क्या हो गया? एक एग्जांपल हो गया इंटरमोलिकुलर का। और वाटर के साथ अगर हमने मान लो कोई और कंपाउंड मिलाया है, ठीक है, वाटर के साथ मान लो हमने HF मिक्स कर दिया, तो वाटर का ऑक्सीजन क्या पता HF के हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हो, तो या तो सेम आपके कंपाउंड से कर रहा हो या फिर डिफरेंट कंपाउंड से कर रहा हो, दोनों ही केसेस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H बॉन्ड इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे अभी हमने देखा HF के केस में, HF अगर मान लो आपके पास कुछ क्वांटिटी है तो एक दूसरे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें आपस में क्या हो रही होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। इसी तरीके से अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल जो है जैसे C6H5OH हो गया, ठीक है, आपका फिनॉल हो गया, या और कोई अल्कोहल ले लो, ठीक है, मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, C2H5OH। तो उसमें भी क्या है, एक मॉलिक्यूल जो है आपके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, ठीक है। जैसे C2H5OH है तो C2H5OH, ठीक है, इस तरीके का है। तो ये कार्बन है एंड उसके बाद यहाँ पे ये कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये H H H और ये फिर 5 H हो गए, और यहाँ पर क्या लगा होता है? आपका OH लगा होता है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ये है, और इसी तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो सकता है? एक दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि ये प्रेजेंट है यहाँ पे C, फिर C, ठीक है। तो ये एथेनॉल है सपोज, तो यहाँ पर ये जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये वाला जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि ये जो आपका ऑक्सीजन दिख रहा है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसके नीचे कोई हाइड्रोजन और आएगा दूसरे वाले एथेनॉल मॉलिक्यूल का, तो उसके साथ बन जाएगी। तो ये जो होती है कि मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर।
यानी कि खुद के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाना। तो इट इज फाउंड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट इज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, खुद में ही हो जाना। तो वो होती है आपके इंट्रामॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, ठीक है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है मतलब आपकी 3 पोजीशंस होती हैं बेंजीन रिंग में, जैसे कि ऑर्थो मेटा पैरा ये हो गया। तो वहां पर ऑर्थो पे सबसे ऊपर क्या लगा है, नाइट्रो लगा है, ठीक है, एनओ ग्रुप लगा हुआ है। तो ऑर्थो नाइट्रो क्या हो गया, फिनॉल हो गया। अब इस केस में देखोगे तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन है वो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये वाले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, और इस केस में आप देखोगे तो ये तो आपका यहाँ पर क्या लगा है, अच्छा ठीक है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इन्होंने थोड़ा सही से नहीं बनाया है, इसको ऐसे बनाना चाहिए। तो ये तो आपकी एक बेंजीन रिंग हो गई, एंड इस बेंजीन रिंग के साथ इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा है, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और यहीं पर दूसरा जो ग्रुप लगा है वो आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपका इस तरीके का है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल का। नहीं, दोनों अलग अलग पोजीशन पे है ना, एक पे नहीं लगेगा, OH अलग पे है, OH आपका यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, और अगर मान लो मैं इसको ऐसे सीधा करके बना देता हूँ तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। आपके पास ये बेंजीन रिंग है, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है, इन्होंने ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप OH ग्रुप लगा दो, तो ये बन गया आपका ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, तो ये OH ग्रुप में, मतलब OH ग्रुप में जो बॉन्डिंग होगी वो आपकी कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है। तो OH ग्रुप जो है, O के साथ ये H ऐसे जुड़ा होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये जो NO2 है, अब इस NO2 को भी मैं ऐसे ओपन कर सकता हूँ जैसे इन्होंने ओपन करके दिखाया हुआ है। तो NO2 जो है उसमें आपका ये नाइट्रोजन हो गया, एंड उसके साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एक क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये आपका NO2 ग्रुप होता है। तो एक पर तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप लगा है, और उसके बगल वाली पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, जो कि आपका अल्कोहल वाली पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, अब ये यहाँ पर भी क्या हो गया, NO2 ग्रुप में आपको दो चीजें दिख रही है कि यहाँ पर भी आपके पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है, आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है मतलब लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा समझ सकते हो, ये वाला जो आपका ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, ये वाले ऑक्सीजन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आएंगे, FON, ठीक है। मतलब ये ऑक्सीजन जो है ये आपका क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, क्योंकि ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और ये वाला नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब कैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ये जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, और ये नीचे वाला जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से, ये आपको इस इधर फिगर में दिखाया हुआ है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में जो है ये होती है, ठीक है। और आगे जाके आप देखोगे भी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शायद इसी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है इसी रीजन की वजह से। तो वो जब हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ऑप्शन दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बताओ कि आपका जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इनमें से किस में प्रेजेंट होती है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और आपके एनसीईआरटी में ये दिया भी है, 12th क्लास वाली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसमें डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो इतना था आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो सभी को समझ आ गया ये? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा ये समझना, उन्होंने तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर, ठीक है।
चलो बताओ फिर, जो जो डाउट्स हैं जल्दी से अपनी वर्कशीट खोल लो। आई थिंक मैंने 2 पार्ट्स में भेज रखी है वो भी। केमिकल बॉन्डिंग वर्कशीट 1 जो थी वो खोल लो पहले। बताओ कौन कौन से क्वेश्चन पूछना है। वर्कशीट 1 खोल लो, केमिकल बॉन्डिंग वाली। चलो 10 10 वाला देखते हैं पहले। ठीक है, 10 वाला। 10 वाला क्या है? देखो 10th वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 4 एटम दिए गए हैं, LMQR। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। और आपसे ये बोला है कि इनमें से जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल रेडिली कौन बना लेगा। ठीक है, तो कौन बना लेगा भाई? कुछ ज्ञान है आपको इसके बारे में? अच्छा, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनेगा कैसे, पहले मेरे को ये बता दो जरा। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? सर 4। 4? 4 कैसे होगी? क्योंकि 2 का पेयर बनता है। 2 का पेयर बनता है? तो अगर मैं डाई हाइड्रोजन ले लूं फिर? बताओ भाई, अगर मैं H2 ले लूंगा फिर क्या बनेगा? अच्छा, 4 किस में बनता है ये तो बता दो मेरे को। आरती बताओ। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में सर। ऑक्सीजन में? ठीक है, तो देखो आपको इसमें कैसे करना पड़ेगा ना, ये जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं, एल वाले का जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो दिया है 1s2 2s2 2p1। और फिर उसके बाद M दिया है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, और Q दिया हुआ है आपको। Q है आपका 1s2 2s2 2p6 3s1। और R जो दिया है वो है 1s2 2s2 2p2। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, सीधे सीधे इनका एटॉमिक नंबर पता कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि इनका डायटोमिक किसका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एल वाला देखोगे तो 2 2 4। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल कितने हो गए 5। और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2 4 और 5 9 हो गए। ठीक है, और इसमें कितने हैं, 2 और 2 4 6 4 10 और 1 11, ये 11 हो गए। और फिर 2 और 2 4 और 2 6 हो गए इसमें। अब इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देख लो कौन सा एलिमेंट है। तो ये हो गया बोरॉन। ये कौन सा हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, सोडियम हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, कार्बन। अब किसका बनता है डायटोमिक मॉलिक्यूल? बताओ। ये अब तो बता दो किसका बनता है भाई। आरती।
रेशमा बताओ। सर फ्लोरीन। तनु, कृष्णा, कामिनी। भाई फ्लोरीन का ही तो बनेगा ना, तो ये वाला दिमाग क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? इसमें इतना क्या दिमाग लगाना था? ठीक है, तो आपको पता है इनमें से फ्लोरीन ही बनाता है ना F2। बाकी कभी B2 सुना है? नहीं बनता है ये, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, सोडियम, कभी Na2 करके सुना है? नहीं सुना है। क्योंकि ये Na2 में, Na में बेसिकली होता है क्या, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम हो गया, और आपका ये जो कार्बन है, कार्बन में भी आपने C2 देखा था, नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो जल्दी से बना लेगा, तुरंत जो बना लेगा। अब तुरंत कौन बनाएगा भाई? ठीक है, तुरंत वही तो बनाएगा ना, लाइक जो या तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि जो ज्यादा अच्छे से डोनेट करने की टेंडेंसी को रखेगा। तो इन चारों में अच्छी टेंडेंसी जो डोनेट करने की होगी, डोनेट मतलब कि शेयर कर रहे हैं आपस में, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल यहाँ पर शेयरिंग से ही बनेगा। तो शेयर करने का मतलब ये है कि दोनों जो एटम है, मतलब अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन और फ्लोरीन आपस में एक दूसरे को शेयर करने के लिए रेडी हो। अब शेयर करने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी आपने देखा होगा, जैसे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन भी आराम से आपका यहाँ पर रेडली अवेलेबल रहता है डोनेट करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसमें दूसरा जो लॉजिक आप लगा सकते हो, और ये चीज भी आपको पता ही है कि भाई ये जो आपके NH2NP5 वाले जो आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब ग्रुप 17 की अगर आप बात करो, तो ग्रुप 17 में ऑलमोस्ट हर एलिमेंट जो है आपके एग्जिस्ट जो करते हैं वो डायटोमिक फॉर्म में करते हैं। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ओके। और दूसरा एक रीजन ये भी है कि इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है, जो कि p ऑर्बिटल है, p5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो p5 अगर है, ये है, तो इसको एक चाहिए, और दूसरे वाले फ्लोरीन को भी एक ही चाहिए होगा, तो आपस में एक एक की शेयरिंग कर लेंगे, और आराम से जो ये शेयर करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और सोडियम में तो आपने देखा नहीं होगा कि भाई आप सोडियम के साथ क्या बन रहा है, कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। सोडियम तो जनरली वही बनाता है ना, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा, और ये जो R वाला एलिमेंट है जो कि आपका कार्बन वाला है, तो कार्बन के केस में भी आप देख सकते हो 2p2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और अगर इसका पूरा ऑक्टेट लास्ट में कंप्लीट करना होगा, तो हमें 4-4 की शेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो हमें कोशिश ऐसी रखनी है कि ऑक्टेट आपका जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उतनी जल्दी यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो और ऊपर वाले में भी देखो, यहाँ पर 2s2 2p1 है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है बाहर। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि 5-5 और चाहिए होंगे इन्हें। और आपका m वाला जो एलिमेंट है, यानी कि फ्लोरीन के केस में ऐसा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन से जो है, मतलब ये बाहर वाला जो शेल आपको दिख रहा है, n=2 वाला जो शेल दिख रहा है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। 2 और 5 7, तो ये 7 है। ऑक्टेट बनाने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्टेट बनाने के लिए जितने कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, उतनी इजीली वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना। तो इस वजह से फ्लोरीन इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कि एम वाला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, 11th भी पूछा था किसी ने, कि इसमें क्या है, कंसीडर टू एलिमेंट्स p and q, if p has 2 and q has 6 electron in their outermost shell, then formula of the compound is, ठीक है। तो देखो, पीक में अगर सबसे बाहर वाले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। और क्यू में जो है आपके टोटल बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। तो मैंने आपको बोला था कि भाई जब भी आपके 4 होते हैं, मतलब जब भी आपके 4 से ज्यादा होते हैं, तो उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको 8 में से माइनस करोगे, 8 में से 6 माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और 2 क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिखा P, ये लिखा Q, 2 वैलेंसी इसकी है, 2 वैलेंसी इसकी है, इसको आपस में क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास P2 Q2, और ये 2 जो है आपस में कैंसिल होके इसका जो मतलब वो मिल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, वो आपका PQ मिल जाएगा, ठीक है। तो 11 का मेरे अकॉर्डिंग तो A ही होना चाहिए, बाकी चेक कर लेता हूं मैं। तो A है इसका आंसर। आ गया समझ? यस सर। तो ये तो यस किया भी होगा, ये वैलेंसी से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये तो पहले 9th क्लास में भी कर रखा है ये तो, ठीक है। तो 4 से बड़ा होगा अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो आप उसको 8 में से माइनस कर दोगे,
और जो आएगा वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो वैलेंसी को आपने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है और फिर उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आना होता है और वही आपका क्या बन जाता है, केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो 10 हो गया, 11 हो गया और उसके बाद क्या पूछा था, 10 11 16 17। ठीक है, 16 17। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO NO2 1 नेगेटिव एंड CO3 2 नेगेटिव आर दिस। भाई अब ये क्या बताना है यार, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं, ये क्वेश्चन क्यों बताना है बताओ। 16 वाला तो कर ही लिया होगा सबने। यस सर किया है। यस सर। यस सर। 16 वाला क्यों बताना है भाई, जब ये तीनों के स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ रखे हैं तो ये तो आप ही बताओगे ना कि कौन सा वाला गलत है इसमें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भाई जो चीजें पढ़ चुके हैं वो क्यों पूछते हो बार बार। 15 वाला, 15 वाला भी क्या बताऊं मैं, ये तो वही है NF3O3 और उसका ये भी कर रखा है हमने। स्नेहा करा नहीं है क्या आपने, ये सारे स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि NF3 का कैसे बनेगा, O3 का कैसे बनेगा, HNO3 का भले ही नहीं देखा होगा हमने, लेकिन बाकी सारे तो हमने देख रखे हैं स्ट्रक्चर। तो ये 15 और 16 ट्राई कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर दिए हैं उनको एक बार देखना, फिर आपको ये समझ आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा कह रहे हो, 18 वाला। कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज। अकेला क्लास ली थी आपने ये फॉर्मल चार्ज वाली, अकेला नहीं ली तो मैं क्या घर पे आके दूं, बताओ, मुझे घर आना पड़ेगा क्या। भाई ये बताओ, फॉर्मल चार्ज हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सर पढ़ा है। तो वही सर तो, पढ़ा है। भाई एक बात बताओ, मैं यहाँ कोई होमवर्क कराने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मतलब आपने लेक्चर को कंप्लीट करना नहीं है फिर मुंह उठा के चले आओगे इधर कि ये बता दो वो बता दो, जब पढ़ा नहीं है तो कहाँ से कर लोगे। भाई ऐसा है, जब तक आपने लेक्चर सब नहीं देखे और जब तक आपने खुद से ट्राई नहीं करा क्वेश्चन, तब तक आप मेरे से पूछने के लिए जो है एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसमें आपका फॉल्ट है। तो अकीला जी पहले आप अपने लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इधर आके मुझसे पूछना। लेक्चर तुमने कंप्लीट करने नहीं है, फिर उसके बाद बस क्वेश्चन देखा, अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, फॉर्मल चार्ज जैसी नई चीज क्या है, जब पढ़ोगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। तो 18 तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बता चुका हूं मैं ऑलरेडी फॉर्मल चार्ज का। 17 वाला क्या है, अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कोसेल अप्रोच विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। भाई 17 वाला अभी नहीं आया क्या, किसको नहीं आया 17 वाला, साक्षी। साक्षी 17 वाला क्यों नहीं आ रहा है आपको। सर 17 समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई किया है पर नहीं आ रहा। नहीं, एक बात बताओ, आपने इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में पढ़ा है, यस सर। क्या होता है। सर जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। किस क्या क्या एग्जांपल है उसके। सर 8 ऑक्टेट मतलब 8 वैलेंसी जिसकी नहीं होती वो। हाँ हाँ, तो मॉलिक्यूल का एग्जांपल तो आप मेरे को बताओ कि कौन से मॉलिक्यूल में नहीं होता ऑक्टेट कंप्लीट। देखो आपने या तो लेक्चर देखा नहीं है,
या फिर आपने रिवाइज किया नहीं है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि आपको आए ना, क्योंकि हम तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। भाई लेक्चर कंप्लीट कर लो जिसके नहीं है, ठीक है। यहाँ आके क्वेश्चन करने से ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक आपने लेक्चर ही नहीं कंप्लीट करे। ये देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये था लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला जो था, इसमें आप ये देखो एग्जांपल, ये मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। LiCl BH2 BCl3, इनमें आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, और ये तीनों ही एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 17 में दिए हुए हैं। तो अगर इन तीनों में इनकम्प्लीट होता है तो चौथे वाले में इनकम्प्लीट होगा बस, ठीक है। अब एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे फिर 550 से। तो भाई पढ़ लो प्लीज, रिवीजन कर लो ढंग से, तभी हो पाएंगे क्वेश्चंस।